हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेट हिस्ट्री का सिलेबस। ओके, सो हम देखेंगे कि नेट का जो सिलेबस है हिस्ट्री स्पेसिफिक हम बात करेंगे कि उसके सिलेबस में क्या क्या डिस्कशन हम कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ ही हम ये भी इसमें चर्चा करेंगे कि कौन सा ऐसा पोर्शन है या कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ऑलमोस्ट पर ईयर वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन उनके ज़्यादा होते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आई थिंक आप सबको क्लियर होगा कि नेट का जो पेपर है उसमें दो पेपर हम देते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है सबके लिए कॉमन होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये 50 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? तो ये पेपर 1 में भी आपके लिए 10 यूनिट्स तय किए गए हैं यूजीसी के द्वारा। ठीक है, 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट से पर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 into 5। ओके, सो 50 क्वेश्चन टोटल आपके लिए आते हैं। और अगर हम पेपर 2 की बात करें, यानी कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आप हिस्ट्री से देंगे, हिस्ट्री आएगा, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। ओके, सो ये आपका स्पेशलाइजेशन है जो आपने मास्टर्स में किया है, उसमें आप देंगे पेपर 2। ओके, सो हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो यहाँ से भी टोटल 10 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, पर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पर यूनिट 5 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर यूनिट ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो 10 क्वेश्चन आते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 100। अगर तो ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आपका पेपर 1 का हो गया, 50 और 100 क्वेश्चन आपका पेपर 2 का। तो ये आपका मिला करके 150 क्वेश्चन का आपका एक पेपर होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेपर 2 बेसिकली। तो ये है आपके लिए सिलेबस। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि बहुत सारे मतलब कि चलो ठीक है, बहुत सारे हैं जो सिलेबस देखते ही नहीं हैं, और कुछ बच्चे हैं जो सिलेबस देखते भी हैं बट बहुत ऐसे सरसरी निगाह से वो उसको इन डेप्थ में जाके पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो आप उसके एग्ज़ाम का सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए। ओके, मतलब उसके जितने सिलेबस हैं, सिलेबस में जो जो पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो सब आपको याद होना चाहिए। याद इन द सेंस कि आपको वो सारा समझ में आना चाहिए। ओके, तो यूजीसी ने जितना आपको सिलेबस में दिया है वो एटलीस्ट आप 1-2 बार पढ़ जाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे उसने पैरा से शुरुआत की है, तो उसने पैरा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि बस आप देख लें, पैरा में लिखा गया है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो पैरा में नॉर्मली ये बताया गया है कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के पेपर में बेसिकली 3 पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न। ओके, तो हिस्ट्री को अगर हम बांटे तो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम पास्ट से प्रेजेंट तक आते हैं, तो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में बांट देते हैं। ओके, और कुछ पोर्शन जो है जो हिस्टोरियोग्राफी में आता है। ओके, हिस्टोरियोग्राफी। अब हिस्टोरियोग्राफी क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे जो छोड़ के चले जाते हैं, बट अगर हम एनालिसिस करें पर ईयर क्वेश्चन का, पर शिफ्ट का, तो आप देख के चौंक जाएंगे कि जो हिस्टोरियोग्राफी का पोर्शन है बहुत ज़्यादा है। ओके, सो मेजर क्वेश्चंस जो है वो हिस्टोरियोग्राफी से आते हैं, तो आपको ये छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जाना है, स्किप आप नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि 3 हिस्ट्री, जो पूरी हिस्ट्री है उसको 3 पोर्शन में हमने बांटा है। इसके अलावा इसमें आगे बताया गया है कि तीनों जो हिस्ट्री है और बाकी हिस्टोरियोग्राफी का एक सेक्शन है, उन सबको मिला करके 10 यूनिट्स में बांट दिया गया है। हालांकि काफ़ी लेंदी सिलेबस हो जाएगा, इसलिए इसको 10 यूनिट्स में बांट दिया गया ताकि बच्चों को समझ में आ पढ़ के। इसके अलावा इसमें कुछ टर्म्स की बातें की गई हैं, यहाँ पे लिखा गया है टर्म्स गिवन हियर। ओके, सो अगर आप नीचे देखेंगे इस पैरा के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे आपके लिए ये कुछ टर्म्स दिए गए हैं। ये जो टर्म्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितने भी आप स्टार लगाएं कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टर्म्स से लगातार मतलब पर ईयर हमेशा हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ओके, या तो यहाँ पे टर्म्स की बातें की गई हैं, इसीलिए मैंने बोला कि जब आप सिलेबस खोले तो आपको पूरा पढ़ ले, मतलब पूरा पढ़ लें आप और उसको पूरा समझ लें। ओके, सो टर्म्स के बारे में बातें की गई है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये स्पेसिफिक जो आपका एरिया है हिस्ट्री का उसको एक्सटेंड करके दिखाता है। ठीक है, और कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपके मेंशन नहीं किए गए यूनिट्स में पर फिर भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो ये हुआ हमारा शुरुआत। अब हम देखेंगे कि हमारा जो टर्म्स है वो कौन कौन से हैं और हमें पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम टर्म से शुरू करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है सबसे पहला टर्म भारतवर्ष। ठीक है, वैसे सभा समिति, वर्ण
वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, यज्ञ, ठीक है, गणराज्य, जनपद, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। तो आप यहाँ से एक चीज़ और पाएंगे कि ये जो आपके लिए टर्म्स दिए गए हैं या फिर कोई भी टॉपिक्स इसमें दिया गया है वो सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए गए हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि इसने खिलाफत से ही शुरू कर दिया, नो, इसने शुरू किया है भारतवर्षा से, ठीक है। तो भारतवर्ष मान लो एक वर्ड है, तो इसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि भारतवर्ष आखिर क्या है। तो भारतवर्ष अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये जो भारतवर्ष है ये वर्ड आपके खारवेल का जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको भारतवर्ष क्लियर है तो यहाँ से आपका दो पोर्शन क्लियर होता है। फर्स्ट जो टर्म वाला जो क्वेश्चन है पोर्शन है ये क्लियर होता है, दूसरा इंस्क्रिप्शन वाला जो है पोर्शन वो क्लियर होता है, ओके। वैसे अगर हम सभा समिति में जाए तो सभा समिति टर्म्स क्या है, तो सभा समिति जो है ये वैदिक पीरियड में दो ऐसे संस्था होती थी, ठीक है, असेंबली होती थी, जैसे अभी असेंबली होती है, ठीक है। तो ये पुराने ज़माने आप बोल सकते हो एंशिएंट टाइम पीरियड में सभा समिति और इसके साथ में एक विदत भी होता था, ठीक है, विदत। तो अगर आपको सभा समिति पता है कि ये दो संस्था होती थी तो आपको विदत भी पता होगा, ठीक है। अगर आपको मान लो कि नहीं पता तो आप सर्च करेंगे सभा समिति तो उसके साथ में विदत भी आएगा। ये तीनों आपके वैदिक पीरियड में सभाएं होती थी। अब अगर आप इसको सर्च करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो तीनों टर्म्स है या फिर ये जो तीनों सभाएं हैं इनमें थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, ओके। अगर लेट्स टेक एग्जांपल, अगर हम विदत की बात करें तो विदत ऐसा एक टर्म है या फिर विदत एक ऐसी संस्था होती थी जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, ओके। तो ये वैदिक पीरियड का है। अगर यहाँ से कभी क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी संस्था थी जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी तो विदत हो जाएगा। सभा और समिति में क्या डिफरेंस है, तो सभा जो होती थी आपके जो बड़े लोग होते थे उनकी सभा होती थी और समिति जनरल लोगों की सभा होती थी, ओके। तो इसीलिए जितने ये आपके टर्म्स दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना चाहिए और इसके बारे में आपको खोज करके भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। वैसे अगर हम आगे ले लो संस्कार की बात करते हैं, संस्कार से आई थिंक 6 शिफ्ट में, ओके, 6 शिफ्ट यानी कि 3 साल नहीं, आई थिंक 2 साल में, क्योंकि 2024 में तो 3 पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो संस्कार से लगातार 6 पेपर्स में एक साल गैप करके 3 बार पूछा है और आप चौंक जाएंगे, तीनों बार एक ही क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है, कि जन्म से पहले के कितने संस्कार होते हैं, है ना। तो संस्कार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 16 संस्कार होते हैं। 16 में जन्म के पहले कौन होता है, जन्म के बाद कितने होते हैं, अंतिम कौन सा है, पहला कौन सा है। तो ये है, जैसे यज्ञ पढ़ेंगे वैसे ही आपके गणराज्य, जनपद। तो आप देखेंगे धीरे धीरे हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। लाइक भारतवर्षा एकदम इनिशियल फेज में भारतवर्ष का नाम हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे हम गणराज्य और जनपद में, ये आगे आपका 6th सेंचुरी BCE में, जबकि सिटीज़ का निर्माण हो रहा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो खिलाफत, सुलह कुल, ठीक है। ये सुलह कुल आपको ये अकबर से इसका याद आएगा, है ना। तुर्काने चहलगानी, सुलह कुल तुर्काने चहलगानी से बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दूँ तो आपको आंसर बताना पड़ेगा कमेंट में। जैसे तुर्काने चहलगानी का पहला, अगर हम मेंशन की बात करें कि पहला इसका मेंशन किस टेक्स्ट में मिलता है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 40 सरदार्स, ओके, 40 सरदारों का ग्रुप होता था। और इसको किसने बनाया था, तो इसको इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। अब यहाँ से और क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश ने इसको बनाया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। फिर नेक्स्ट पूछता है कि किसने इसको ख़त्म किया, ठीक है, किसने इसको ख़त्म कर दिया इस वाले ग्रुप को, तो बलबन था। वतन, बलूता, अब 12 बलूते, अलूतेदार। तो बलूतेदार अलूतेदार क्या हो, तो अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे डेक्कन वाले रीजन में तो मिडिवल टाइम पीरियड में ये 2 टर्म आपके लिए आएगा, बलूते और अलूते। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है हालांकि, तो पूरा तो मैं आपको इसमें समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि सिर्फ टर्म्स को मैं समझाऊंगी तो आई थिंक बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, वो लेक्चर हो जाएगा उस पर। तो बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो टर्म्स आपके लिए दिए गए हैं ये आप नहीं छोड़ के जाएंगे, ये आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में वही है धर्म, विजय, स्तूप, चैत्य विहार। तो अब देखो स्तूप, चैत्य विहार, ये तीनों क्या है, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला यानी कि सोसाइटी एंड कल्चर वाली बात करेंगे तो उसमें ये वाला पोर्शन आता है, ठीक है। तो ये एंशिएंट आर्किटेक्चर में आ जाएगा, स्तूप, चैत्य विहार। अब यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नागर, द्रविड़, वेसर,
ये आपके टेम्पल आर्किटेक्चर में आ जाएंगे, ठीक है। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ये टेम्पल आर्किटेक्चर। कि नागर शैली का जो टेम्पल होता है वो नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, द्रविड़ जो साउथ इंडिया में है, बेसर जो सेंट्रल इंडिया में है, और बेसिकली ये दोनों का मिक्सचर होता है। ओके सो अलवर नैनार्स ये आपका जो सूफी सेंट हो गया, एक जो पोर्शन है 12th सेंचुरी के आसपास आप पढ़ेंगे तो सूफिज़म है, भक्तिज़म है, तो उसी में आप भक्तिज़म में अलवर एंड नैनार्स पढ़ेंगे, और आगे सूफिज़म भी पूछा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप मदरसा वगैरह की बात करें, मकतब, तो ये क्या है, जैसे ये था बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ये है आपका मदरसा एंड मकतब, ये मुस्लिम यानी कि इस्लामिक एजुकेशन के लिए ये इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे। ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी अगेन श्रेणी है। अब श्रेणी से भी अभी हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है, श्रेणी क्या होता है ना। विष्टि क्या है, विष्टि आपका बेगार कर है। ये गुप्ता पीरियड में काफ़ी प्रचलित हुआ था, लेकिन देखो गुप्ता पीरियड में हुआ था, बट ये गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शन में इसका कोई मेंशन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। श्रीधन है, श्रीधन क्या होता है, अग्रहारज क्या है। अग्रहार का भी टर्म आप देखेंगे ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, गुप्ता पीरियड में हो रहा है। अग्रहार क्या होता है, तो अग्रहार वो भूमि होता है, वो एक लैंड होता है जिसको हमने ब्राह्मणों को ग्रांट में दी हुई है, ठीक है, जो कि एक टैक्स फ्री होता था। ओके फरमान, उलेमा, नाडूर, ये आपको नाडूर चोला पीरियड को याद दिलाता होगा, है ना। देशमुख, मनसब, मनसब आप पढ़ेंगे तो मनसब वाले में जो ज़्यादा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अकबर से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसने जो मिलिट्री चीज़ें की थी, मिलिट्री में जो भी इम्प्रूवमेंट्स करे थे, उसमें मनसब भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये सारा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो ऐसे ही आप देखो आइने दसाला है, परगना, अगेन आइने दसाला जो है आपको अकबर की याद दिला रहा होगा। परगना जो कि बहुत सारा मान लो कि सेंटर है, सेंटर को हमने परगने वगैरह में बांट दिए हैं, ठीक है। उसका भी अलग अलग स्टेज होता है, जैसे सेंटर है, प्रोविंस है ना, परगना है, ऐसे। फिर महलवाड़ी सिस्टम है। अब यहाँ पे देखो महलवाड़ी, यहाँ से क्या पता चल रहा है, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो चुकी है। तो महलवाड़ी, हिंद स्वराज, मर्केंटिलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ठीक है, इंडियन रेनेसा, इकोनॉमिक ब्रेन। तो ये सारे जो चीज़ है ये आपका मॉडर्न इंडिया की याद दिला रहा है। सत्याग्रह, गांधी जी आ गए, स्वदेशी मूवमेंट उन्हीं का है, कम्युनलिज्म, ओरिएंटलिज्म। तो ये धीरे धीरे आप मॉडर्न में आए, मॉडर्न के बाद पोस्ट मॉडर्न में आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये वही है, कॉलोनियलिज्म है, पैरामाउंसी है, डायरार्की है, फेडरलिज्म है, यूटिलिटेरियनिज्म है, फिल्टरेशन थियरी है। अब फिल्टरेशन थियरी आप कहाँ पढ़ेंगे, फिल्टरेशन थियरी आप पढ़ेंगे जो आप मैकॉले वगैरह का आप देखते होंगे एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, उसने जो इम्प्रूवमेंट करे थे उसमें फिल्टरेशन थियरी आता है। उसने बोला कि जो घर का सबसे बड़ा इंसान है उसको आप पढ़ा दो। तो फिल्टरेशन मतलब क्या होता है कि जो चीज़ है वो छन के धीरे धीरे निचले स्तर तक आती है। तो अगर आप किसी एक बड़े इंसान को पढ़ा दोगे तो उसके घर में जितने छोटे लोग रहेंगे वो खुद उन लोगों को पढ़ाता रहेगा। ये वाला फॉरेन पॉलिसी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे चलेंगे यूनिट्स पे। तो अगेन मैं बोलूँगी कि ये सारे टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके ये आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इन टर्म्स के अलावा 10 यूनिट्स हैं। जैसे पहले मेंशन किया था यूजीसी कि ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको यूनिट्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब हम 10 यूनिट्स पढ़ेंगे। 10 यूनिट्स में क्या है, तो सबसे पहला यूनिट जैसे हमने बोला कैसे बढ़ रहा है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम एंशिएंट इंडिया की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, हिस्ट्री आप शुरू करेंगे। हिस्ट्री के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सोर्सेज। विदाउट सोर्सेज आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सोर्सेज आपका शुरू होता है। अब सोर्सेज में भी देखिए कैसे होते हैं। तो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ना। अब आर्कियोलॉजी में भी एक्सप्लोरेशन है, एक्सकेवेशन है, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजी, लिटरेरी सोर्स, ठीक है। तो ओके सो यहाँ पे 2 सोर्स है, एक होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा है आपका लिटरेरी सोर्स, ठीक है। अब लिटरेरी सोर्स में भी अलग फर्दर डिवीजन होता है और वहाँ पे भी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। लिटरेरी में आप बांट लो रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस, ठीक है। तो रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस हो गया। नेक्स्ट आप बांट लो फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है। तो रिलीजियस में आपका वैदिक आ जाएगा, वैदिक टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, रामायण महाभारत ये सारा आ जाएगा, पुराण आ जाएगा। नॉन रिलीजियस में आप बुद्धिस्ट, जैन ये सारे टेक्स्ट आप डाल दो, संगम लिटरेचर डाल दो। इसके अलावा अगर आप बात करें फॉरेन अकाउंट्स का, अल्बरूनी का ले लो, मेगास्थनीज, फाहियान, है ना, इन सब का ले लो आप। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं हर साल, क्योंकि ये मेंशन है और सोर्सेज है, बेसिक्स हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब जैसे हम धीरे से आगे बढ़ते हैं सोर्सेज से, तो ये अब इनिशियल स्टेज दिखाता है ह्यूमन इवोल्यूशन का। ओके
ह्यूमन इवोल्यूशन, अर्थ वगैरह के बारे में कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे तो शुरू किया पेस्ट्रोलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन से, बट इसके आगे आपका प्री हिस्ट्री, ये सारे प्री हिस्ट्री में ही आएगा। तो इसका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है, पूरा प्री हिस्ट्री को आप बांटो, स्टोन एज को तो उसमें आएगा। तो इसने सीधे नियो को बताया है, फूड प्रोडक्शन नियोलिथिक का ही एक फीचर है। तो इससे पहले का 2 हम पढ़ेंगे, हालांकि इसमें नहीं लिखा है, बट पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। ये हो गया। इसके बाद चाल्कोलिथिक फेज है ना, चाल्कोलिथिक भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हरप्पन सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट अर्बनाइजेशन है ना। फर्स्ट अर्बनाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन आया था। अब हरप्पन सिविलाइजेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है, अभी देखो डिक्लाइन ऑफ द इंडिया सिविलाइजेशन, ये पूछा था 2024 दिसंबर वाले एग्जाम में, ठीक है। ये कहाँ पूछा था, तो पैसेज वाले में पूछा था, है ना। पैसेज जो दिया था उसमें था। और एक तो क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, शेरिन रत्नागर का एक उसमें थियरी था कि हरप्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन होता है वो कैसे होता है, तो जो प्रीसियस स्टोन्स हैं उनके ट्रेड में डिक्लाइन होने से पूरी की पूरी सभ्यता डिक्लाइन कर जाती है। तो ये एक नॉर्मल सा थियरी उन्होंने दिया था, वो पूछा भी था कि ये थियरी किसका है, ठीक है, तो शेरिन रत्नागर मैम का है। इसके अलावा इस पर डिबेट भी आगे बहुत हिस्टोरियंस ने किया कि ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड के डिक्लाइन करने से पूरी पूरी सभ्यता डिक्लाइन कर जाए, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, ओके। ओरिजिन भी पूछता है, एक्सटेंट आपको नॉर्मली पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, बच्चों वाला सवाल है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है मेजर साइट्स। मेजर साइट्स जो जैसे लोथल है, तो यहाँ से बहुत बार पूछा है, एकदम हलवा से क्वेश्चन, जैसे कि डॉक यार्ड यानी कि गोदीवाड़ा, ये कहाँ से मिलता है, तो ये आपका लोथल से मिलता है। ये कई बार का पूछा हुआ है, और अभी रिसेंटली की बात करें तो 2023 दिसंबर नेट में पूछा था ये, है ना। और आई थिंक उसके बाद भी 24 में भी किसी एक शिफ्ट में पूछा है, तो ये आप पढ़िएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आप हरप्पन को पार करेंगे तो वैदिक एंड लेटर वैदिक आएगा, पहले वैदिक देन लेटर वैदिक। अब वैदिक एंड लेटर वैदिक में आपका है अगेन आर्यन डिबेट्स है, तो आर्यन डिबेट से नहीं क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो यही है सोशल इंस्टीट्यूशंस है। सोशल इंस्टीट्यूशन में कौन आएगा, वही सभा समिति विधत वाला जो टर्म हमने पढ़ा वो आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट स्ट्रक्चर एंड थियरीज ऑफ स्टेट आएगा। इमर्जेंस ऑफ वर्ना एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अब देखो वर्ण एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आएगा, वैदिक में नहीं आएगा, ये लेटर वैदिक का पार्ट है ना, तो ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेगालिथ्स ऑफ साउथ इंडिया, ये भी आई थिंक 2 या 3 बार पूछा है, 2 या 3 शिफ्ट के एग्जाम में पूछा है, और दोनों तीनों बार सेम पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको बता दे रही कि ये 2-3 बार पूछा है और सेम है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो मेगालिथ्स दिया हुआ है मेंशन, और यहाँ से पूछता भी एक ही तरीके क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट चलेंगे एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, इसमें आपका एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम बोल रहा है तो महाजनपद आ जाएगा, मोनार्कियल आ जाएगा, रिपब्लिकन आ जाएगा। इसमें आप देखो महाजनपद 16 है, ठीक है, रिपब्लिकन 10 है। अब यहाँ से क्वेश्चन अभी हाल ही में आया है, कौन से दिसंबर 2024 में ही दिया था उनको जोग्राफिकल सेटिंग्स पे सजाने को। जैसे कि आप सबको पता है अशमक, है ना, अशमक इकलौता ऐसा महाजनपद है जो साउथ में है, और उसमें ये था कि नॉर्थ से साउथ में आप सारे जो महाजनपद है 4-5 दिया था, उन सबको सजाना था ऑर्डर में। तो उसमें अशमक था, गंधार था, कंबोज था, ऐसे करके। तो नॉर्मल इजी था, आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया होता तो आप कर जाते। तो ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी में जैसे अब महाजनपदास हुआ, ठीक है, तो महाजनपदास और लेटर वैदिक में जितनी भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह बढ़ गया था, वर्ण सिस्टम आ गया था, उसके बाद तुरंत क्या होता है, जैन और जो बुद्धिस्ट रिलीजन है इन सब का ओरिजिन होते हुए दिखाई देता है, और इसके साथ में आजीविका भी दिखाई देता है। तो तीनों किसी एक टाइम पीरियड में पैरेलल चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूछता है, जैन और बुद्ध तो आप छोड़ के ही नहीं जा सकते, कुछ भी छोड़ के जाने लायक नहीं है हालांकि, ओके। सो ये है हमारा। नेक्स्ट है यूनिट 2। अब यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 में बेसिकली मगध को उठाया है, ठीक है। मगध के बाद मौर्यन एम्पायर को उठाएगा, मौर्यन में जो ग्रेट एम्परर है उनको उठाएगा। अब यहाँ से उसके बाद फिर आफ्टर मौर्य जो वहाँ पे क्या बोलेंगे इन्वेजन्स हुए हैं उसको बताएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ग्रीक इन्वेजन हुआ है, एलेक्जेंडर वगैरह, तो ये तो प्री मौर्यन हो जाएगा, है ना, एलेक्जेंडर प्री मौर्यन में किया था। बट पोस्ट मॉडर्न भी कई सारे इन्वेजन हुए थे, वो भी जैसे ये आपका हो जाएगा कुषाण, शक, क्षत्रप, इंडो ग्रीक्स, शुंगास, ठीक है। तो ये सब आपको इम्पॉर्टेंटली एकदम प्रेशर में दे के बोल रही है, सब आपको रट्टा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
अगर इसमें से कुछ भी आप छोड़ के जाने का सोच भी रहे हैं तो आप इसको मत छोड़ के जाइएगा, अशोकन एडिक्ट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है हमेशा पूछता है। अगर इंस्क्रिप्शन की बात की जाए और अगर नेट में हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शन से कभी पूछता भी है क्वेश्चन, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अशोकन से पूछता है, ठीक है। अशोकन का एडिक्ट सर्वोपरि है, वो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये है आपका प्री एंड पोस्ट इन्वेजन, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है, थोड़ा बहुत याद करने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बताया पोस्ट एंड प्री, ठीक है, प्री एंड पोस्ट इन्वेजन हुआ, हालांकि ये बाहरी इन्वेजन था। तो जब बाहरी इन्वेजन होता है तो बाहरी इन्वेजन के बाद सोशल एंड कल्चर जो चीज़ें हैं वो उसमें बदलाव हमें दिखाई देता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है, जैसे गंधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल्स, ठीक है। अब गंधार, मथुरा एंड अमरावती, अब गंधार जो स्कूल है इसका डेवलपमेंट ही हुआ था इन्हीं लोगों की वजह से। ग्रीक इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा। तो जब इनका अटैक होगा तो ये वाला आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई देता है ना। नेक्स्ट है, अगर हम मौर्य के बाद बात करें एक बड़े एम्पायर की, तो वो है गुप्ता एम्पायर, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर, गुप्ता के साथ साथ गुप्ता वाकटक एज भी पूछता है, तो आप गुप्ता पहले पढ़ो, ठीक है, गुप्ता पे ज़्यादा ध्यान दो। इसके बाद गुप्ता वाकटक में थोड़ा पोर्शन है, जैसे कि उससे रिलेटेड है। ओके, सो मैंने यहाँ पे बोला आपको कि जो अशोक एडिक्ट्स है, यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है इंस्क्रिप्शन के नाम पे, एक यहाँ से भी क्वेश्चन आता है इंस्क्रिप्शन जो कि गुप्ता वाकटक एज को दिखाता है ना। वो पूना ताम्रपत्र है, आई थिंक उसमें है किसी एक की तो बेटी है गुप्ता एम्परर, कोई उनका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा, उनकी बेटी है प्रभावती गुप्ता, ठीक है। उनका जो शादी है वाकटक ग्रुप के एक प्रिंस से हो जाता है, तो उसका हम इंस्क्रिप्शन पे दिखाई देता है, ठीक है, एविडेंस। तो यहाँ से भी पूछता है, तो वहाँ से क्यों पूछता है, क्योंकि ये दो रिलेशन को दिखा रहा है, इसलिए पूछता है। हाँ, चंद्रगुप्त की बेटी रहती है प्रभावती गुप्ता, ओके, रुद्रसेन से शादी हुई रहती है, जो वाकटक ग्रुप का प्रिंस रहता है। ये हुआ। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है गुप्ता पीरियड का, ये चीज़ आप मत छोड़ना, डेवलपमेंट्स इन साइंस टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, और इसके साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर है ना, जैसे आप कालिदास को देखो, तो कालिदास इस समय थे, है ना, गुप्ता के कोर्ट पोएट थे, गुप्ता रूलर के। अब इनका जो आप बात करो, जो संस्कृत लैंग्वेज है, इनका संस्कृत लैंग्वेज और अगर आप पाणिनि का अष्टाध्यायी का संस्कृत लैंग्वेज देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि पाणिनि का अष्टाध्यायी का जो संस्कृत लैंग्वेज है वो ग्रामर से रिलेटेड है, और इनका जो संस्कृत लैंग्वेज है इन्होंने यहाँ पे कोर्ट में बैठ के लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये आपका लैंग्वेज में धीरे धीरे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको हम सोर्सेज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है साइंस टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी से कैसे क्वेश्चन आता है, तो एस्ट्रोनॉमी से आपका क्वेश्चन आएगा जो मोस्ट फेमस है, रिपीटेड भी है पीजी और नेट दोनों में, वो है आपका आर्यभट्ट सिद्धांत वाला, कि सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। नेक्स्ट जो थ्योरी पूछता है वो पूछता है कि चंद्रमा चक्कर लगाता है सूर्य और पृथ्वी के चारों ओर, ऐसा कुछ करके। तो ये किसने बोला है, आर्यभट्ट बोला है कि आपका बराह मिहिर, है ना, ऐसे करके आपको पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप स्टार मार्क कर लो। गुप्ता पढ़ना, तो गुप्ता का भले पॉलिटिकल एक पल के लिए छोड़ देना, लेकिन ये सारे मत छोड़ के जाना, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आप पोस्ट गुप्ता आ जाएगा, जिसमें हर्षा आ जाएगा, हर्षा एंड हिज टाइम्स, हर्ष और टाइम्स। अब देखो हर्षा एंड हिज टाइम्स में एक चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन, ये दो चीज़ें उसने मेंशन किया है। यहाँ पे चाहता तो कल्चर एंड सोशियो मेंशन कर सकता था, बट स्पेशली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन ही मेंशन किया गया है। रिलीजन इसलिए क्योंकि हर्षा के समय में आप देखो वेनसांग आता है, वेनसांग आता है तो बुद्धिज़्म के बारे में बहुत भर भर के विवरण देके जाता है, ठीक है, कि बुद्धिज़्म इंडिया में इस पीक पे था, ठीक है, वहाँ के रूलर्स बुद्धिज़्म को कैसे प्रमोट करते थे, ठीक है, कैसे पैट्रोनेज किया करते थे, इंडिया में उसका क्या वो था, मतलब कि किस हद तक वो फैला हुआ था, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी कैसे जा रहा था, ये सब, इसीलिए रिलीजन को इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। और नेक्स्ट अगर आप बात करो, ठीक है, आगे बात करेंगे, और ये है सालंक्याज एंड विष्णु कुंडीज इन आंध्र देशा। तो इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा लेंदी सिलेबस लग रहा है तो यहाँ से कुछ ज़्यादा वैसे देखने को क्वेश्चन मिलता नहीं है, बट एक्सेप्शनल आ भी जाता है, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में क्या है, तो यूनिट थर्ड में बेसिकली अब देखो फर्स्ट में क्या था, सोर्सेज था बेसिकली,
और अर्ली एंशिएंट टाइम का था। सेकेंड में आप मौर्य वगैरह देख लिए, गुप्ता देख लिए, बड़े बड़े साम्राज्य देख लिए, हर्ष देख लिए। जो यूनिट थर्ड है अभी तक हमने ऊपर तक ही, नॉर्थ तक ही देखा। अब यूनिट थर्ड में साउथ इंडिया में आते हैं। अब यूनिट थर्ड का साउथ इंडिया है आपका गंगाज, कदम्बाज, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्या, पल्लवाज, है ना, काकतीय, होयसल, यादवाज। तो ये सारा आपका साउथ इंडिया के कुछ मेजर डायनेस्टीज़ हैं। अब इन डायनेस्टीज़ का आप जब पढ़ेंगे तो इनमें आपको इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनका, ठीक है। तो इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री ज़रूरी है। पॉलिटिकल में इनका ज़्यादा नहीं पूछता है, इसलिए ज़्यादा नहीं पूछता है क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, जिनके पास कोई दूसरा काम नहीं था। लड़ते थे, लूट के लाते थे धन और उससे मंदिर बनवाते थे। तो मंदिर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो पोर्शन है वो इन्हीं लोगों से ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट है पल्लवास, चेर, चोला एंड पांड्यास, इम्पॉर्टेंट। यहाँ से इसलिए क्वेश्चन पूछता है चोला से, इनकी जो स्ट्रॉन्ग नेवीज़ थी, मतलब इनका जो नेवल एक्सपेडिशन था ज़ोरदार था, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, इन सब कंट्री में जाके हाहाकार मचा के आए थे, ठीक है, चोला वाले। और वहाँ से जो धन माल लूट के लाए थे उसका अलग ही जवाब था। नेक्स्ट है आपका पाल। पाल से अगर मैं बात करूँ तो जो भी मैंने 4-5 साल का वो किया है, एनालिसिस किया, उसमें 2 क्वेश्चन है, 2-3 सिर्फ पाल से ही है, ठीक है। पाल, सेन, परमार ये सब कंटेम्प्रेरी है, इधर उधर थोड़ा उनका है। तो पाल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि पाल जो डायनेस्टी है वो भी बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज करते थे, ठीक है। तो रिलीजन से जोड़ जोड़ के पूछता रहता है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है, अब साउथ भी हम पढ़ लिए, अब हम वेस्टर्न की तरफ बढ़ेंगे, वेस्टर्न किंगडम। वेस्टर्न में आप वल्लभी, मैत्रकाज ऑफ वल्लभी एंड चालुक्य ऑफ गुजरात। अब वल्लभी ऑफ जो मैत्रकाज ऑफ वल्लभी है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, या ये वाला, और गजपति रूलर से ये कुछ क्वेश्चन आए थे आपके, जो जून का कैंसिल हो गया था एग्जाम उसमें, ठीक है। तो ये ज़्यादातर यहाँ से किसी शिफ्ट में नहीं देखे गए हैं, बट उस वाले जून में जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसमें ज़्यादा इन सारे पोर्शन से आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडिया में कुछ है जो प्री मिडाइवल में आते हैं, वो गुर्जर प्रतिहार, कलाचुरी, चेदीस, गढ़वाल एंड परमार्स, है ना। अब यहाँ पे आप देखो तो प्रतिहार है ना, राष्ट्रकूट आ जाएगा और पाल आ जाएगा। इन लोगों का ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल है, वो आपको समझ लेना है कि वो कन्नौज के लिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल क्यों करते थे, ठीक है। वो लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है अग्रेरियन इकोनॉमी। अग्रेरियन इकोनॉमी कैसी थी? तो लैंड ग्रांट्स, ओके। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि लैंड ग्रांट्स किसने देना शुरू किया, ठीक है, और ये कैसे कैसे बढ़ता गया लैंड ग्रांट देने का जो सिलसिला है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा अदर जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे, या फिर अगर आप एक जिन कम्युनिटी को दिया जाता था, बेसिकली ब्राह्मणों को दिया जाता था, तो उन पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है पीजेंट्री, वाटर रिसोर्सेज, टैक्सेशन सिस्टम, कॉइन्स एंड करेंसी सिस्टम, ये भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगेन वही है, ट्रेड वगैरह का बात पूछ रहा है। ट्रेड से भी वही क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मान लो अभी हाल में अगर बात करें तो पूछा था 29 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम था कि कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन था जिसमें वुडन था, वुडन क्राफ्ट था, ग्लास था और आइवरी था एंड स्पाइसेस थे। और उसने पूछा था कि कौन सा ऐसा इसमें से ऑब्जेक्ट है जिसका इंपोर्ट नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स से कि कौन सी चीज़ों का इंपोर्ट होता था, कौन सी चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते थे, है ना। अब नेक्स्ट है, इसमें देखो यहाँ पे ब्राह्मणिकल रिलीजन पूछा है, ठीक है। ब्राह्मणिकल रिलीजन में वैष्णविज्म, शैविज्म, टेम्पल्स, पैट्रोनेज, रिलीजन रेमिफिकेशन, टेम्पल आर्किटेक्चर, रीजनल स्टाइल्स, दान, तीर्थ, भक्ति, तमिल भक्ति, शंकर, माधव, रामानुजाचार्य। तो ये सब तो इम्पॉर्टेंट है, जो भी रिलीजन वाला आपको पार्ट दिख रहा है ये आपको नहीं छोड़ना है ना। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या थे, जैसे अग्रहारस थे, मठ, महाविहार। तो ये कुछ थे जो सेंटर हुआ करते थे उस समय के, है ना, सेंटर हुआ करते थे। अब यहाँ से भी एक बार का क्वेश्चन है सर, वो पेपर 1 में पूछ लिया था, तो जो हिस्ट्री का बच्चा होगा पेपर 1 में सही करके आया होगा। कोई एक टर्म था जिसको बोला था कि नॉर्थ इंडिया में क्या कहा जाता है और साउथ इंडिया में उस इंस्टीट्यूशन के लिए टर्म क्या यूज़ होता है ना। तो वही मठ और विहारस, तो अग्रहारस। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो बड़े बड़े जो रूलर्स होते थे वो दे देते थे लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को, और वो लोग यहाँ पे महाविहार और बाकी सारी चीज़ों को बनवाते थे, है ना। नेक्स्ट है आपका अब देखो धीरे धीरे हम प्री मिडाइवल से मिडाइवल में चल आ गए हैं। गजनविड्स कॉन्क्वेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, अल्बरून्स अकाउंट्स दिख रहा है,
तो ये अरब और टर्क्स, पहले अरब इन्वेजन होगा तो अरब इन्वेजन पूछा हुआ है। नेक्स्ट अब यहाँ पे प्योर मेडिवल शुरू हो रहा है। अब मेडिवल शुरू सीधे सीधे नहीं कर देगा, इसने भी सोर्सेज को पहले लिया है कि आपका सोर्सेज में समझ होनी चाहिए। अब सोर्सेज में इसमें क्या समझ होनी चाहिए, अब यहाँ से आपके लिए साइट्स, एक्सकेवेशन, एक्सप्लोरेशन ये सब नहीं पूछेगा। यहाँ से जो सोर्सेज में पूछता है वो होता है लिटरेरी सोर्सेज, है ना। यहाँ से क्या लिटरेरी सोर्सेज पूछेगा, और न्यूमिस्मेटिक्स एपिग्राफी से कम पूछता है इस वाले पोर्शन से, है ना। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या है, जैसे पूछ देगा अकबर के समय का कितने सारे टेक्स्ट हैं, उनको किसने लिखा है, जैसे अबुल फजल ने क्या लिखा, फैजी ने किसका अनुवाद किया, तो अनुवाद वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। और उन सब सल्तनत पीरियड से भी आएगा, जैसे अमीर खुसरो कई सारे बुक्स दे देता है और बोलता है कि अमीर खुसरो किसको लिखे हैं या फिर किसने नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, यानी कि बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे मिडिवल के सोर्सेज में। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत से शुरू करते हैं, है ना। तो दिल्ली सल्तनत से शुरू करेंगे, इन लोगों ने ज़्यादा कुछ ऐसे, अब जैसे इससे पहले देखो टर्क्स और अरब और टर्क्स आते हैं, वो लोग ज़्यादा उनका काम ही था लूट पाट करना, ठीक है, प्लंडरिंग करना काम था, उन लोगों ने कुछ डेवलपमेंट करा नहीं है। तो डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो वो आपका दिल्ली सल्तनत से ही शुरू होता है। ओके, सो नेक्स्ट आई थिंक कि लंबा हो रहा है, आई थिंक सिलेबस वीडियो इतना लंबा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है खलजी तुगलक सैयद। अब देखो यहाँ से एक बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था मुझे याद है 1296 से 1312 आई थिंक ये टाइम पीरियड था, और पूछा था कि ये टाइम पीरियड किसका है, और 4 ऑप्शन में था बलबन, इल्तुतमिश, रजिया और खिलजी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। अब जो बड़ा सा एम्पायर था सल्तनत उसको पढ़ लिया, मुगल को आएंगे पढ़ने। मुगल में आपका ये सारे कुछ हैं, बाबर, हुमायूं एंड सूरीज। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाबर, हुमायूं सिर्फ सूरी को पढ़ के जाएंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सब हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इसमें ध्यान हम देंगे अकबर के मिलिट्री एक्सपेडिशन पे। अकबर का जो भी मिलिट्री एक्सपेडिशन के अलावा इसने जो भी इम्प्रूवमेंट्स किए थे, तो बेसिकली इसने सूरी, जो शेरशाह सूरी जो मर गया था कुछ कुछ काम करके, उसको इन्होंने लेटेस्ट वर्जन में इसको अपडेट किया अपने साम्राज्य में, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद विजयनगर बहमनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेडिवल में। तो मेडिवल में आप 3 पढ़ो, सल्तनत, विजयनगर, बहमनी एंड मुगल, ठीक है। तो ये सब है। तो वही मैं बताई, गजपति जो है 18 जून वाले एग्जाम में पूछा गया था, और वहाँ से मैत्रक ऑफ वल्लभी से भी क्वेश्चन था, है ना। फिर आता है मराठा। मराठा से भी क्वेश्चन आपका पूछता है। मराठा में आप एक्सपेंशन इनका पूछेगा, कुछ बैटल्स पूछेगा, ठीक है, एक्सपेंशन पूछेगा, बैटल्स पूछेगा, फिर पेशवा से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेशवा से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना ये सब। फिर कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। नेक्स्ट है 5th यूनिट। 5th यूनिट में देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ा कि उन लोगों ने पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया और उन्होंने अपनी इकोनॉमी कैसे सुधारी, बढ़ाया कि घट गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे सल्तनत पीरियड में कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। और इसके अलावा डेक्कन में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है। विजयनगर का, विजयनगर बहमनी, ठीक है, डेक्कन वाला में इन लोगों ने कैसा एडमिनिस्ट्रेशन सेट कर रखा था। अष्ट प्रधान, ये मराठा वाला एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है फ्रंटियर पॉलिसीज एंड दिल्ली सल्तनत मुगल्स। इन लोगों ने फ्रंटियर पॉलिसी क्या अपनाई थी, दिल्ली सल्तनत मुगल्स ने फ्रंटियर पॉलिसी इन लोगों ने अपनाया था सुरक्षा के लिए ही, ठीक है। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इरिगेशन सिस्टम। तो ये सारा चीज़ इन्होंने क्यों किया था, तो ये सारा चीज़ इन्होंने किया था इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, यानी कि इनका रेवेन्यू सिस्टम बढ़े ताकि इकॉनमी इनका बूस्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ इन लोगों ने क्या क्या बैठा रखा था, तो कॉटन है, हैंडीक्राफ्ट्स है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, और नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी, कुछ कुछ ऐसा काम किया था। तो अब देखो पॉलिटिकल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशियो हो गया। अब हम ट्रेड एंड कॉमर्स देखेंगे। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में ये देखो हुंडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है।
हुंडी का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये नॉर्मली एक बार कैसे ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, टर्म्स में आ जाता है आपका। इनका फेमाइंस कैसे हुए थे, पीजेंट रिवोल्ट्स कब कब हुए, मिंट सिस्टम इनका क्या था और करेंसी सिस्टम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना ट्रेड एंड कॉमर्स वाले में। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है 6th। अब यहाँ पे सोशल एंड कल्चर हम देखेंगे कि सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स क्या हुए, क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं मिडिवल इंडिया में। तो सोशल एंड कल्चर में आप देखो तो सूफीज़ हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, सिख मूवमेंट हो गया, ये सारा कुछ मूवमेंट है जो सोशल और कल्चर जो वो सिनारियो था उसको इम्पैक्ट डाला था, ठीक है। तो ये कुछ रिलीजियस मूवमेंट थे, ये कुछ सूफी भक्ति एंड बाकी सारा मूवमेंट था, ऑब्वियसली ये लोग ही डाले होंगे, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सोशल क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था। तो सोशल क्लासिफिकेशन दिखाता है कि कैसे इन लोगों ने स्ट्रेटिफाइड करके रखा था, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, उसमें सबका अलग अलग सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, कौन कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, कौन टैक्स देगा, कौन नहीं देगा, ठीक है, ये भी था। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, अब डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में मदरसा एजुकेशन इन लोगों ने जो कर रखा था, इसके अलावा अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसा एजुकेशन को इन लोगों ने प्रमोट किया, इल्तुतमिश भी था, और उसके अलावा भी एक कोई रूलर था जिसने पंडित जो है वाराणसी के पंडित को बुलाया था, शाहजहाँ शायद वाराणसी के पंडित को बुलाया था अपने बेटों को पढ़ाने के लिए, और जो इल्तुतमिश था उसने ईरान वगैरह से किसी को बुलाया था। तो ये लोग बुला के पढ़ाते लिखाते थे, ऐसे नहीं सिर्फ मदरसा एजुकेशन को प्रमोट करते थे। नेक्स्ट है फाइन आर्ट्स। अब फाइन आर्ट्स इनका आप देखेंगे कि जो भी इन लोगों ने बनवाए थे, मतलब कि आपका आगरा का ताजमहल है, लाल किला है, ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ तक कि अभी जो, अब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, बट पूछा था मकबरा के बारे में, ठीक है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो भी इन लोगों ने करे हैं, ये भी आपका एंशिएंट के साथ साथ मेडिवल का भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पेंटिंग वाला सेक्शन भी जो स्पेशली अगर हम बात करें तो मुगल पेंटिंग्स कि जहांगीर के शासनकाल में कौन सा ऐसा पेंटर था, अकबर के शासनकाल में कौन सा था, इवन उन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई थी, ये भी 29 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि मजनू का घोड़ा किसने बनाया है, और ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग जैसा कुछ था, ठीक है। तो आपको पेंटिंग ध्यान रखना, मुगल स्पेशली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है मॉडर्न इंडिया, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। मॉडर्न इंडिया में भी सोर्सेज से शुरू हो रहा है, अगेन सब इनिशियली सोर्सेज शुरू करेगा, अब इनका सोर्सेज है। सोर्सेज के तुरंत बाद ये लोग यूरोपियन एडवेंट को ला रहे हैं, यूरोपियन एडवेंट अगेन क्रोनोलॉजिकल में बढ़ेंगे। एडवेंट के बाद अब इसमें देखो इन सबका बैटल्स भी आएगा, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, ये कैसे धीरे धीरे है, इनका ऑर्डर पूछता है, ठीक है, ऑर्डर पूछेगा। नेक्स्ट इनसे बैटल पूछेगा कि कर्नाटिक बैटल कब हुआ था, ठीक है, और फ्रेंच का फाइनली कब वो हार के गए थे वापस से, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, बैटल और ऑर्डर। नेक्स्ट है ये कुछ इनके स्टेट्स के साथ जो रिलेशन है वो पूछेगा, जैसे बंगाल, औध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक एंड पंजाब, इन सब के साथ इनके क्या रिलेशन थे ये पूछेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवोल्ट ऑफ 1857, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट यहाँ से बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना, कि 1857 से रिलेटेड किसने बुक लिखी है, उसके कौन से ऑथर हैं और उनकी आइडियोलॉजी क्या थी उस स्पेसिफिक रिवोल्ट को लेकर के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पैरामाउंटेसी, सिविल सर्विस, जुडिशरी, तो ये कुछ इन लोगों ने जो भी आपके डेवलपमेंट्स करे थे इंडिया में उससे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे रेलवे कब आया था, सिविल सर्विसेज कब आता है, इंडिया में कब आता है, बाहर जो विदेश में होता था, लंदन में होता था, वो कब इंडिया में आता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस यहाँ पे मेंशन किया है 1909 to 35 तक, बट इससे पहले का भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि 2023 दिसंबर में पूछा था कि कितने चार्टर एक्ट आए थे, तो 4 आए थे, ठीक है। उसके बाद तो इसका मतलब कि 1909 के पहले से भी ये पूछ रहा है, तो वो पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे, चार्टर एक्ट से लेकर के 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक। नेक्स्ट 8th जो है, इसमें कॉलोनियल इकोनॉमी की बात करेगा, तो पूरा का पूरा इकोनॉमी है। इकोनॉमी भी हम, इकोनॉमी में आप क्या बोलते हैं उसको, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे, तो ये भी पूछता है, हर साल पूछेगा, मैक्सिमम पूछ ही लेता है। ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, करेंसी, एक्सचेंज, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, यहाँ से भी पूछता है, ठीक है। ये मत छोड़ गया ना, फेमाइन,
फेमाइन वाले से पूछता है, हालांकि ये बहुत ईजी है और पूछ देता है, तो हम जब रिवाइज करके नहीं जाते तो छूट ही जाते ईजी सा क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट ये है ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स। ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स आप नॉर्मली कूका, संथाल, सन्यासी ये सब याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ से कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन। न्यू एजुकेशन में आप 1813 देख लो, 1833 देख लो, ठीक है, मैकॉले का देख लो, फिल्टरेशन थियरी देख लो, सैडलर ये सब हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है यहाँ से पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब ये वाला अगर आप पढ़ेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है, तो दोनों में आपका काम चल जाएगा इससे। इंडियन रेनेसा आता है, इसके बाद विमेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं। विमेन से रिलेटेड जैसे इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट, आप बिल्कुल भी उसको पढ़िएगा ही ज़रूर, वो आता है कि इनसे रिलेटेड कई सारी कमिटीज़ बनाई गई थी, जैसे ऑल इंडिया विमेंस कमेटी, ठीक है, स्त्री महासभा और स्त्री महामंडल ऐसे कर करके, या फिर भारतीय स्त्री सुधार दल, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत कहीं कम्युनिटी का नाम ले लिया हो तो, बट कम्युनिटी यहाँ कमिटी जो है ये आपको पढ़ के जाना ही है, कमिटी से भी पूछता है। प्रिंटिंग प्रेस यहाँ से भी अभी हाल ही में 2024 दिसंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी फॉर्म्स, ठीक है, रीओरिएंटेशन इन पेंटिंग, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स यहाँ से आपका जो क्या नाम है उनका, एक बोस साहब है अवनींद्र नाथ, उनसे उनके पेंटिंग से कई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है 9th नंबर का, ये है इंडियन नेशनलिज्म से रिलेटेड। इसमें नेशनल कांग्रेस है और बाकी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है, स्वदेशी स्वराज है, गांधी मास मूवमेंट्स है, सुभाष चंद्र बोस एंड INA, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रोल ऑफ मिडिल क्लास इन नेशनल मूवमेंट, पीजेंट्री का क्या रोल था और लोअर क्लास का क्या था, हाई क्लास का क्या था, है ना, डिप्रेस क्लास का क्या था, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या थी, मुस्लिम लीग्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह ये सब इसी में आ जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है उसमें क्या चीज़ें, पार्टीशन वगैरह कैसा होता है, ठीक है, BR अम्बेडकर का क्या, उन्होंने क्या स्टैंड वगैरह लिया था, ये है लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी में ये LPG इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट है पंचशील, है ना, ये यहाँ पे सीधे सीधे पंचशील लिखा हुआ है। पोस्ट मॉडर्निज्म में, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में पंचशील से 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो ये इजी है, याद हो सकता है आपको। एंड हियर इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर, और फाइनली हम पहुँच चुके हैं, यूनिट 10 है, ये हिस्टोरियोग्राफी पे है। और हिस्टोरियोग्राफी जैसे मैंने बोला कि आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, आप PG में पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं आसानी से, अभी समय है, ठीक है। ये जो आपको नाम दिए गए हैं ना, जैसे यहाँ पे देख लो नाम है ये लास्ट में, जैसे टॉयनबी है, ठीक है, स्पेंगलर है, रांके है, तो ये कुछ सीधे सीधे नाम दे दिए गए हैं, यहाँ से नाम से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। टॉयनबी का क्या था, ठीक है, स्पेंगलर का क्या था, हिस्ट्री राइटिंग का मेथड, उसका आइडियोलॉजी क्या था, रांके क्या सोचता था, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जो हिस्टोरियन थे उनका क्या था, ये यहाँ से सीधे सीधे पूछता है। तो आप 1-2 लेक्चर में, मतलब पर लेक्चर आपको मिल जाएगा सारा, तो पढ़ के जाएंगे तो आराम से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म, ये भी पूछता है, तो इसमें से ये छोड़ के मत जाना, ठीक है, कम से कम ये लास्ट वाला तो पढ़ ही लेना, ठीक है। इसके बाद आप बिब्लियोग्राफी, फुट नोट्स एंड रेफरेंस, यहाँ से अभी 2024 दिसंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फुट नोट से उठाया हुआ था, ठीक है, कि फुट नोट कैसे लिखते हैं, उसका क्या क्या काम होता है। प्लेगरिज्म अगेन यहाँ पे पढ़ोगे आप तो पेपर 1 और 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म से पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है, प्लेगरिज्म के कितने लेवल्स हैं, किस लेवल में क्या पनिशमेंट मिलता है, इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो ये था हमारा आज का हिस्ट्री सिलेबस, नेट जो था, नेट का हिस्ट्री सिलेबस का वीडियो हमने आज कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा, और जो लोग भी अभी तक सिलेबस नहीं देखे हैं वो डाउनलोड करके सिलेबस ज़रूर से पढ़ेंगे, स्पेशली टर्म्स वाला ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये है हमारा स्लाइड, ठीक है, तो हमने क्या किया है, संग्राम बैच लॉन्च किया है और नेट के लिए, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो 7,000 है, बट ऑफ़र प्राइस है, ये 2,999 में मिलेगा आपको, ठीक है। इसकी क्लासेस आपको जल्द ही शुरू हो जाएगी,
और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जो वैलिडिटी है वो दिसंबर तक रहेगी, ठीक है। तो अगर आप लेते हैं अभी तो जून और दिसंबर 2 अटेम्प्ट्स के लिए आपके पास ये वैलिड रहेगा, है ना। और ये है आपके लिए गूगल फॉर्म, इसको स्कैन करके गूगल फॉर्म भरिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से नहीं स्कैन होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करिएगा, फिल करके ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और जो भी PDF है वो आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू।